हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन फाइंड आउट किया था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी वहाँ पे जहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट है, कोई पॉइंट उसके ऊपर। ठीक है, हम मान लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट P रखा हुआ है। इक्वेटोरियल लाइन मैंने आपको पहले समझाया था डाइपोल पढ़ाते हुए। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से परपेंडिकुलर लाइन और सेंटर से गुजर रही हो। ठीक है, इससे पहले वाले नोट्स में भी आपको मैंने देर का और वीडियो में भी आपको समझा रखा है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन को तो मान लीजिए हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन है, तो यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया है, इसी लाइन के ऊपर P पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज का मीनिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम इस टेस्ट चार्ज के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे कि डाइपोल में जब दो चार्जेस होंगे, एक तो माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम अलग अलग निकालेंगे दोनों का, और फिर बाद में हम उसका सम कर लेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं डेरिवेशन। हमने डायग्राम में एज्यूम किया है एक डाइपोल जिसकी डिस्टेंस है 2a। ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, और हमने इसको नेम दे दिया इस पॉइंट को S, इसको T, एंड जहाँ पे निकालना वो P पॉइंट है। ठीक है, एंड सेंटर पॉइंट डाइपोल का O। ठीक है, हमने सेंटर से डिस्टेंस A डिनोट कर ली अलग से, और सेंटर से डिस्टेंस इधर से भी A अपन ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम ट्राइंगल SOP एंड TOP, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को देखेंगे तो यहाँ पर देखना ये S और P साइड जो है हाइपोटेनस इस ट्राइंगल की, एंड TP हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होगी क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मतलब सेंटर से जा रहा है। ये पॉइंट प्लस Q चार्ज से भी उतनी डिस्टेंस पर है जितना कि माइनस Q चार्ज के ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब S और P आपस में इक्वल होंगे तो उनका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया SP स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ये साइड कितनी होगी। तो देख सकते हो आप लोग, इसकी बेस कितना है, A है, और ये कितनी है, जहाँ पर हम पॉइंट P रखा हुआ है उसकी सेंटर से डिस्टेंस R है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस R है और ये A है, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास ये साइड मिलेगी √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, तो हमें TP मिल गई है √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो SP भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, सिंपली हमारे पास आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। TP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड SP इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, और अगर इनका स्क्वायर नहीं लिख के सिंगल साइड ही लिखते हैं SP और TP, तो इनका आंसर जो होगा वो रूट में होगा। ठीक है, यानी ये साइड रूट में आएगी। ओके, तो ये तो हो गया कि ये साइड कितनी होगी, क्योंकि ये फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो चार्ज से डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। जिस चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। ओके, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस Q से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। मैंने जैसे बताया था आपको, इससे इस चार्ज से कितनी होगी वो निकालेंगे माइनस से, और प्लस से कितनी होगी और फिर उनका अपन रिजल्टेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो माइनस Q से देख लेते हैं, E1 इज इक्वल टू ये हो जाएगी KQ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी फॉर्मूले से हमने लिया है। E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन SP स्क्वायर। ठीक है, इधर माइनस Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने E1 नेम दे दिया है। ठीक है, और नोट्स में मैंने इसको इस तरह से लिख रखा है, E1 नहीं लिखा है और मैंने ऐसे लिख लिया है इस तरह से। तो आपको मैंने समझाया था वेक्टर्स पढ़ाते हुए मैंने आपको समझा रखा है कि जब वेक्टर को हम मॉडुलस में बंद कर देते हैं, यानी मॉडुलस में रखते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड शो करता है, यानी स्केलर होता है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये E1 ही क्यों लिखा है, नोट्स में आप पर ने इसको मॉडुलस में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही होती है। ओके,
तो E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एस पी स्क्वायर। आर स्क्वायर लिखते थे अपन पहले क्योंकि वो डिस्टेंस ही होती है इसके और इसके बीच में। हमारे पास डिस्टेंस ये यहाँ पर एस पी है तो हमने एस पी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। एस पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो हमने इसको फर्दर सोल्व करके लिख दिया, एस पी की वैल्यू रख दी है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी E1 की, इस कारण चार्ज जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग पी एस, ठीक है। पी एस, पी से एस की तरफ डायरेक्शन होगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग होगी इस तरफ, ठीक है। सेम हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज हम देखेंगे, इसको हमने E2 नेम रख दिया, ठीक है। सेम फॉर्मूला वही के क्यू अपॉन टी पी स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस प्लस क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। टी पी स्क्वायर की वैल्यू रखती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। और उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग टी पी, ठीक है। टी से पी की तरफ, इस तरफ, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये पी पॉजिटिव चार्ज है और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ओके। तो ये रिपेल करेगा इस साइड में, इस तरफ जाएगा ये, तो इसकी डायरेक्शन होगी ये। तो हमने शो करा कि E1 की डायरेक्शन ये है, सॉरी E2 की डायरेक्शन ये है और E1 की डायरेक्शन ये है, ओके। तो हमने इन दोनों चार्जेस से P पॉइंट पर लगने वाले अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अब हम इसका रिजल्टेंट निकाल लें कंबाइन करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों फॉर्मूले को आप कंपेयर करो तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो जितना मैग्नीट्यूड आ रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी E1 और E2 मैग्नीट्यूड का आपस में इक्वल है बट इनका डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज है तो अगर ये इक्वल सेम डायरेक्शन में होते तो हम इसको ऐड कर लेते डायरेक्टली, अपोजिट में होते तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन इन दोनों कंडीशन से अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्यूट कर लेंगे इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। तो रिजोल्यूशन को ध्यान से देखना है एक बार। ये देखो ये E1 है, ठीक है। E1 को हम रिजोल्यूट करेंगे इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी अपना यहाँ पे थीटा ही होगा, ठीक है। तो E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, जहाँ से अपन एंगल स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास में मैंने रिजोल्यूशन करना सिखाया है आपको वेक्टर को, कि जहाँ से अपन एंगल स्टार्ट करते हैं वो होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लिखते हैं कोस में, ठीक है। तो E1 कोस थीटा, ठीक है। या जो E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा, जो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, ठीक है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता है कि हम इसको कोस में लिखा है, हॉरिजॉन्टल को तो वर्टिकल साइन में आएगा, ठीक है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E1 साइन थीटा, जिसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन रिजोल्यूट करते हैं E2 को। E2 को रिजोल्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखो E2 की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है। तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री आप चेक करोगे तो ये एंगल थीटा आएगा, ठीक है। तो थीटा ये एंगल आ रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, जहाँ से एंगल स्टार्ट किया है, ऑब्वियसली जैसा पहले देखा था आपने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रिजोल्यूशन होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 कोस थीटा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी इस तरफ होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं E2 साइन थीटा। ये हो गया इसका रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन में आप देखोगे, यहाँ पे नोट करोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और थीटा एंगल एक ही है जिसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो थीटा एंगल यहाँ पे जितना है उतने एंगल यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन थीटा, यहाँ पे थीटा भी सेम है इसका, और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड पहले से सेम है, हम पहले बात कर चुके हैं इसकी यहाँ पर, ठीक है। हमने फॉर्मूले से देख लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इसका इफेक्ट, ठीक है। तो इनका इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E1 cos थीटा एंड E2 sin थीटा, ये सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स में मैंने आपको डिटेल में लिखवा रखा है पॉइंट वाइज, ये क्यों कैंसिल हो रहे हैं और ये क्यों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन में इसलिए इनको ऐड कर लेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने शॉर्ट में नेम दे दिया E1 ठीक है। तो ये E हो जाएगी E1 cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड प्लस E2 cos थीटा, E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए, ठीक है। क्योंकि दोनों का थीटा सेम है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। E1 और E2 आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो हम इसको ऐड करके लिख देंगे 2E cos थीटा, ओके। अब क्या करें, E1 की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, जो फॉर्मूला हमने पहले फाइंड आउट किया था E1 का, ये होगा KQ
अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। 2 की जगह 2, ई की जगह हमने ये वैल्यू रखती है पहले वाले फॉर्मूले से, और कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा की जगह हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री लगा के कोस थीटा की वैल्यू लगा निकाल के हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है। ये कैसे निकलेगी देख लेना। यहाँ पर ये ट्राइंगल लिया है हमने, ट्राइंगल SOP, ठीक है। SOP ट्राइंगल देखोगे तो इसमें देखोगे एंगल थीटा ये बन रहा है, और इसका बेस कितना है वो है A, ठीक है। इसका बेस A है और हाइपोटेनस इसकी बन रही ये जितनी है उतनी की यही होगी, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस है। तो एंगल क्या कोस थीटा क्या होता है, B/H जो होता है वो क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा को अपन B की जगह A है जो कि हमने यहाँ से देखा है, और H हाइपोटेनस जो है √r² प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो ये कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो हम कोस थीटा को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ओके, आगे हम इसको कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि हमारा आगे कुछ फॉर्मूला सेट हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं इसको E इज इक्वल टू K और 2 को हम ले लेते हैं A के साथ, ठीक है। इससे हमारा आगे डाइपोल का फॉर्मूला मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट का। तो K को मैंने सिंगल लिख दिया, Q को अलग लिख दिया, और 2 को और A को कंबाइन करके एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। इसको हम कंबाइन करके लिख देंगे, और इसको हमने एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया है, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो हमने यहाँ पे पावर में हाफ लिख दिया इसको। ओके, आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा ये पूरा बन गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है। स्मॉल p लिखते हैं डाइपोल मोमेंट को, ये हो गया K और इसकी जगह पूरी जगह P आ गया, और इसको हम ऐड करेंगे, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पावर हो जाएगी 3/2। ओके, तो इसको हमने सोल्व कर लिया। अब आगे हम देखते हैं इसको कि एक कंडीशन कि हमने यहाँ पे बात करते हैं आइडियल डाइपोल की। आइडियल डाइपोल होता है जिसमें दोनों डाइपोल के जो प्लस माइनस चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। तो बहुत कम होती है, इस अगर 2A बहुत कम है तो A तो और भी ज़्यादा कम होगी R के कंपैरिजन में, ठीक है। R डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन क्या हो जाएगा R जो A जो है R के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि A की वैल्यू हम 0 रख देते हैं यहाँ पे। तो A की वैल्यू जब हमने 0 रख दी तो ये सोल्व हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पावर में 2 है और यहाँ पे इसकी पावर में अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा r³ अपॉन में, ऊपर न्यूमरेटर है जो ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास मिल जाएगा r³। ओके, तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे जब कोई पॉइंट हो, ठीक है, उसी पॉइंट पे हम निकालते हैं, ठीक है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो देख लेना, इन वेक्टर फॉर्म E के ऊपर वेक्टर साइन लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डाइपोल है, डाइपोल खुद वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में इसका डाइपोल ही बता देगा, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। बट होता क्या है कि आप हमने पहले पढ़ रखा है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q से +q की तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है +q से -q की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ +q से -q की तरफ और डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखते वक्त हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मूला वो का वही है, P के ऊपर और E के ऊपर वेक्टर साइन लग चुका है, ठीक है। ये क्योंकि क्यूब में है तो R के ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।